तो ठीक है, आज हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। यूनिट 4 का हमारा आज लास्ट टॉपिक रहेगा। तो एवोल्यूशन जो है कैसे होता है ये एवोल्यूशन, ठीक है, कौन कौन सा प्रोसेस है जिससे जो है एवोल्यूशन यूजुअली होता है, ठीक है। तो चूंकि देखो क्या होता है, एवोल्यूशन यूजुअली होता है बहुत सारी चीजों से। जैसे नंबर 1 है जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशंस, ठीक है। म्यूटेशंस जो है म्यूटेशंस क्या होती है, म्यूटेशंस अचानक से आने वाले वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस मींस चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाते हैं ड्यू टू परमानेंट चेंज इन द जीनोटाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दीज आर सडन इनहेरिटेबल discontinuous variations which occur in living organisms, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंज आ जाती है, वेरिएशंस आ जाती है, which occur in living organisms due to permanent change in their genotypes। जब उनके जीनोटाइप में परमानेंटली चेंज आ जाती है, ठीक है। जब चेंज आ जाती है परमानेंटली उनके जीनोटाइप में, तो उनको जिसकी वजह से उनको जो है वेरिएशंस आ जाती है, ठीक है। तो ये ऐसी अचानक से आने वाली वेरिएशंस चेंज होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाती है जब उनका जीनोटाइप चेंज हो जाता है परमानेंटली, ठीक है। इनको कहते हैं हम म्यूटेशंस, ठीक है। म्यूटेशंस बहुत से किस्म की होती है, ठीक है। तो जैसे जीनोमैटिक म्यूटेशंस, हाँ, चेंज इन द नंबर ऑफ जीनोम। जैसे मैंने आपको बोला हमारी एक सेल में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अगर 3 सेट हो गए, 4 सेट हो गए, इसको बोलते हैं हम जीनोमैटिक म्यूटेशन। या जीनोमैटिक म्यूटेशन में दूसरा आता है, अगर एक क्रोमोसोम सेट है, सपोज 46 क्रोमोसोम्स हमारे पास एक सेल में है, अगर इसके अंदर एक क्रोमोसोम ऐड हो गया या एक क्रोमोसोम इससे डिलीट हो गया, मतलब एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो उसको भी कहूंगा मैं जीनोमैटिक म्यूटेशंस। इसी तरह जीन्स में म्यूटेशंस होती है, ठीक है। जीन तो आप जानते हो, वेरी स्मॉल फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अगर उस डीएनए सेगमेंट में चेंज आ जाए, उसमें कुछ जो है क्या कहते हैं, जो बेसिस होती है न्यूक्लियोटाइड बेसिस, अगर वो चेंज हो जाए तो उसमें भी जो है म्यूटेशन हो सकती है। तो ये म्यूटेशंस यूजुअली आती रहती है और इन म्यूटेशंस की वजह से वेरिएशंस आती है और वेरिएशंस रिजल्ट इन द एवोल्यूशन, ठीक है। तो वेरिएशन से क्या हो जाता है, एवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो म्यूटेशंस है। नंबर 2 है जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। देखो नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर हमेशा एक इंडिविजुअल पर होता है, हमेशा एक ऑर्गेनिज्म पे होता है, हमेशा एक स्पीशीज पे होता है। नेचुरल सिलेक्शन क्या कहते हैं, जब भी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, यानी जब भी वो स्ट्रगल करते हैं, जब भी वो दुनिया में आते हैं और अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को बेस्ट सूट करने के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ वो जो है अपने आप को अडेप्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो जो बेहतरीन तरीके से अडेप्ट होता है अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, वही जो है सरवाइव कर पाता है और आगे चलता रहता है, ठीक है। और जो नहीं कर पाता है तो वो जो है वो आगे नहीं बढ़ता है और वो उधर ही खत्म हो जाता है। इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज अ फिनोमेना। ये एक ऐसी फिनोमेना होती है वेयर नेचर इन द वाइल्ड सिलेक्ट्स द ट्रेड, जहां पर नेचर खुद सिलेक्ट करता है कौन सा ट्रेड बेहतरीन है एक इंडिविजुअल के लिए और कौन सा नहीं है। इट्स अ फिनोमेना वेयर नेचर इन द वाइल्ड सिलेक्ट्स द ट्रेड मींस कैरेक्टर, सिलेक्ट्स द ट्रेड को हम क्या कहते हैं, इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर। It's a phenomena where nature in the wild
selects the trait or character which is best suited to help the individual to better adjust itself, अपने आप को एडजस्ट कर सके, बेटर एडजस्ट इटसेल्फ इन द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, देखो तो ये नेचुरल सिलेक्शन जो है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी जो है एवोल्यूशन दुनिया में हो जाता है। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर नेचर खुद वाइल्ड में सिलेक्ट करता है ट्रेट, वो कैरेक्टर जो एक इंडिविजुअल के लिए यूजफुल कैरेक्टर होता है, जो उसको अपने चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ जो है एडजस्ट करने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंड? तो वो जो है वो कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा, नेचुरल सिलेक्शन की एग्जांपल मैं दूंगा। फॉर एग्जांपल एक जगह पर एक इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इसकी एक जो है बेहतरीन एग्जांपल है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी, तो एक किस्म की मौत होती है। एक बटरफ्लाई जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक मौत, इसको कहते हैं जो है ये मौत जो है, इस पे जब स्टडी की गई तब तो इस पे क्या देखा गया कि ये मॉथ्स जो है ये उन ट्रीज के ऊपर रहते थे जिन ट्रीज के ऊपर जो है एक एल्गी या जो फंगस की है, एल्गी की जो है एक वाइट लेयर, फंगस की वाइट लेयर जो है ऊपर चढ़ी हुई होती थी। ठीक है, तो ये उसी के ऊपर जो है उन ट्रीज के ऊपर रहते थे। अब इसमें जो है, इसमें एक ब्लैक मॉथ थी और दूसरी जो थी वो वही ग्रेइश टाइप थी, वाइट टाइप थी। अंडरस्टैंड? दो किस्म के मॉथ्स इस पे इन ट्रीज पे रहा करते थे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या हुआ कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो वाइट इस पे जो कवर चढ़ी होती थी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की, तो इस पे जो ब्लैक मॉथ्स थे वो उनके शिकार को, व्हाइट के ऊपर ब्लैक आसानी से दिखता है, तो वो जो उनका जो है क्या कहते हैं शिकारी होते थे, उनको मारने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते थे उनको ब्लैक मॉथ्स व्हाइट के ऊपर आसानी से दिखते थे, तो वो उनको चुन चुन के जो है खा लेते थे। व्हाइट कलर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मिक्स होता था तो वो जो है वो उनको नहीं खा सकते थे। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर कौन सा ट्रेट जो है नेचर ने सिलेक्ट किया था और जो आगे बढ़ रहा था वो था व्हाइट कलर का ट्रेट। सीधी बात है ना? तो व्हाइट कलर यहाँ पर आगे बढ़ रहा था। व्हाइट कलर के मॉथ्स जो थे वो रिप्रोड्यूस होकर जो है और मॉथ्स जो है प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पर एक व्हाइट कलर का ट्रेट जो था वो नेचर ने सिलेक्ट किया था और वो ट्रेट वाले जो मॉथ्स थे वो बेटर एडजस्टेड थे अपने एनवायरनमेंट से। अंडरस्टैंड? इस तरह ये इनमें एक वेरिएशन थी, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एक वेरिएशन की इन्होंने व्हाइट कलर जो है वो क्रिएट किया था। अब व्हाइट कलर यहाँ पर इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, व्हाइट कलर यहाँ पर एक ऐसा ट्रेट था जो उनको उस एनवायरनमेंट में रहने में हेल्प कर रहा था। ठीक है, क्योंकि व्हाइट कलर वाले जब पनपते गए एक टाइम ऐसा आया होगा कि ये व्हाइट कलर वाले ब्लैक कलर से टोटल डिफरेंट हुए होंगे, क्योंकि ब्लैक कलर एलिमिनेट होते गए, व्हाइट कलर पनपते गए, व्हाइट और व्हाइट की ब्रीडिंग हुई होगी, उन्होंने आपस में ब्रीडिंग की होगी, ब्लैक से वो जो है वो एलिमिनेट हो चुके होंगे। तो इस तरह क्या होगा, एक नई स्पीशीज जो है वजूद में आ जाती है। इसको कहते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। अब आगे क्या होता है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये जो पोल्यूशन की वजह से जो व्हाइट लेयर हुआ करती थी तो ये फाइनली क्या होती है, ये ब्लैक हो जाती है। अंडरस्टैंड? अब ब्लैक मॉथ वाले जो भी बचे हैं,
क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम हुई होगी, क्योंकि उस टाइम व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर इनको आसानी से वो जो है शिकारी देख लेते थे तो वो खा जाते थे। अब क्या हुआ, अब ब्लैक कलर, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो पोल्यूशन हुआ, तो इसके बाद जो है वो व्हाइट कलर की जो परत थी इन ट्रीज के ऊपर वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगी। तो जब वो ब्लैक होने लगी तो एनवायरनमेंट इनका क्या हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में ये अब ब्लैक है, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक मॉथ्स नजर नहीं आने लगे उनके जो है प्रेडेटर को, तो प्रेडेटर की नजर में वो नहीं आए तो प्रेडेटर उनको नहीं खाया। अंडरस्टैंड? अब व्हाइट ब्लैक के ऊपर ज्यादा दिखने लगे, अब वो व्हाइट को चुन चुन के जो है वो खाने लगे। इस तरह ब्लैक कलर का ट्रेड जो था इस चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में नेचर ने उसको सिलेक्ट किया। दैट्स ऑब्वियस, यही होता है नेचर सिलेक्शन। अब वो ब्लैक कलर के मॉथ्स जो थे वो आगे बढ़ते गए, रिप्रोड्यूस होते गए, व्हाइट कलर की पॉपुलेशन कम होती गई। अंडरस्टैंड? इस तरह जो है इसको कहते हैं हम नेचर सिलेक्शन। और यही प्रोसेस जो है नेचर सिलेक्शन प्रोसेस, ये एक ऐसा कैरेक्टर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये इन द स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है मजबूर करती है कि वो अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने अंदर एक ऐसी वेरिएशन क्रिएट करे जो उसको मदद करे उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में रहने के लिए। ठीक है, अगर वो कर पाता है तो वो सर्वाइव कर पाएगा, अगर वो नहीं कर पाता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। अगर सर्वाइव करता गया दैट मींस उसने अपने अंदर कोई वेरिएशन क्रिएट की, उसने अपने अंदर एक चेंज क्रिएट की जिसकी मदद से उसको उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए जो है वो फायदा हुआ, तो ऑब्वियसली उसमें वेरिएशन क्रिएट होती है, तब्दीली आ जाती है, तो वो एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है जो अपनी एक इंडिविजुअल, उसकी जो स्पीशीज होती है ओरिजिनल स्पीशीज, वो इससे डिफरेंट कैरेक्टर का हो जाता है। तो धीरे धीरे नेचर सिलेक्शन से वेरिएशंस हो जाती है, तो नेचर सिलेक्शन से जब वेरिएशंस हो जाएंगी तो वेरिएशंस कंट्रीब्यूट टू एवोल्यूशन, वेरिएशन से एवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, नाउ ये है दो प्रोसेसेस जिनसे एवोल्यूशन होता है। तीसरा है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है द चांस एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन जीन्स। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव हो जाना, निकल जाना। एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन जीन्स, कुछ जीन्स का बाय चांस एलिमिनेट हो जाना। चांस एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन जीन्स फ्रॉम अ population of a species when a small sect of that population, जब उस population का एक छोटा सा सेक्ट, एक छोटा सा ग्रुप माइग्रेट करता है, माइग्रेट्स टू अदर प्लेस, जब वो दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं, और डाइज ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, या वो कुदरती किसी आफत से मर जाते हैं, तो उनके अंदर वाले जो जीन्स थे वो उसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, चांस एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन जीन्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ a species when a small sect of that population migrates to other place। ठीक है, यानी एक पॉपुलेशन है, उसमें जो इंडिविजुअल्स है, जब उनमें से कुछ इंडिविजुअल्स वहां से निकल जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, माइग्रेट करते हैं या मर जाते हैं, तो उन वाले जीन जो उनके अंदर होते हैं वो भी उनके साथ चले जाते हैं, फाइनली वो उनकी पॉपुलेशन के साथ मिक्स नहीं होते हैं। इस तरह ये जीन्स एलिमिनेट होने की वजह से वेरिएशंस क्रिएट हो जाती है, तो विद द रिजल्ट एवोल्यूशन हो जाता है। अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट। या एक पॉपुलेशन इधर रहती है, इसमें से एक सेक्ट जो है वो माइग्रेट हो गया, दूसरी जगह चला गया। ठीक है, अब ये वाली पॉपुलेशन और ये वाली पॉपुलेशन आपस में मिक्स नहीं हो रही है ना, तो इनके एनवायरनमेंट के हिसाब से इनमें वेरिएशंस हमेशा आती रहेगी, इनके एनवायरनमेंट के हिसाब से भी इनमें वेरिएशंस क्रिएट होती रहेंगी। अब जीन फ्लो तो होता नहीं है, अंडरस्टैंड? दैट मींस इनके जीन्स और इनके जीन्स मिक्स नहीं होते हैं, जीन ड्रिफ्ट हो गया, वो दूर चले गए, फाइनली इनमें वेरिएशंस इतनी एक्यूमुलेट हो जाती है कि ये दोनों नई स्पीशीज बन जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम
जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इसके अलावा एक और प्रोसेस है जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन किसको कहते हैं? Geographical isolation means when a population of individuals is isolated by geographically isolated। एक population है वो किसी जगह पर रह रही थी, अंडरस्टैंड? तो क्या हो गया, वो अचानक से एक नेचुरल कैलेमिटी से जियोग्राफिकली आइसोलेट हो गए, अंडरस्टैंड? ठीक है, इसको कहते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। या ऐसा हुआ कि एक पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर जगह पर रह रही थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और अब क्या हुआ, अब ये डिवाइड हो गई छोटे छोटे ग्रुप्स में। इन छोटे छोटे ग्रुप्स को हम कहते हैं डीन्स। क्या कहते हैं? डीन्स। और बाय चांस छोटे छोटे ग्रुपों में डिवाइड होकर भी कभी कभी ये वाले इधर जाते हैं, ये वाले इधर जाते हैं, तो इनमें जीन फ्लो हो जाता है, होता रहता है, तो जीन्स मिक्स होते रहते हैं, तो इनमें कोई वो वेरिएशन उतनी ज्यादा क्रिएट नहीं होती है। अब सपोज ये रह रहे थे एक जियोग्राफिकल एरिया में, तो बीच में एक नेचुरल कैलेमिटी की वजह से लंबा जो है चौड़ा दरिया जो है वो निकला इधर से, हाँ, यानी रिवर बन गया। अब एक सेक्ट पॉपुलेशन का इधर रहा, एक दरिया के उधर रहा। ठीक है, अब ये आपस में जो है नहीं मिल सकते हैं, तो ये वाले जीव आपस में ब्रीडिंग करेंगे, ये वाले आपस में ब्रीडिंग करेंगे। इनमें ब्रीडिंग जो होती थी पहले, इंटरब्रीडिंग, वो नहीं हो जाएगी, ये सेपरेट हो जाएंगे जियोग्राफिकली एज पर द एरिया। तो क्या हो जाएगा, वक्त के साथ साथ इनमें और इनमें कुछ अलग वेरिएशंस क्रिएट होंगी, अंडरस्टैंड? ये वेरिएशंस इतनी क्रिएट होंगी कि फिर जाकर अब ये मिल भी जाएंगे, लेकिन ये ब्रीड नहीं कर पाएंगे इस तरह। मतलब ये है कि ये दोनों एक डिफरेंट स्पीशीज बन चुके होंगे, अंडरस्टैंड? और विद द कोर्स ऑफ टाइम इनमें इतनी वेरिएशंस एक्युमुलेट हुई होंगी, डिफरेंट वेरिएशंस, जिसकी वजह से उनका जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरली चेंज हुआ होगा, तो विद द रिजल्ट हुए नई पॉपुलेशन वजूद में आई होगी। ठीक है, तो चौथा जो है, पांचवा पॉइंट जो है उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से भी जो है एवोल्यूशन होता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मीन्स द फिनोमेना दैट प्रिवेंट्स two groups different groups of living organisms from interbreeding। ठीक है, ये ऐसी एक फिनोमेना है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को इंटरब्रीडिंग से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक, अगर एक पॉपुलेशन एक जगह पर रह रही है, तो अचानक से वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अलग होकर वो क्या हो जाता है, जब वो हमेशा के लिए अलग रहते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उनके वेरिएशंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो फाइनली अगर मिल भी जाएंगे, लेकिन वो आपस में ब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनके अंदर इतनी वेरिएशंस क्रिएट हुई होती है कि वो फिर मिल दोबारा आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं। इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जब दो ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में ब्रीड ना कर पाए, हाँ, यानी उनमें इतनी वेरिएशंस हुई होंगी, उनमें इतनी चेंज हुई होंगी, उनकी जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में चेंज आए होंगे, तो वो एक दूसरे से जो है वो मैच नहीं कर पाएंगे। उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आल्सो लीड्स टू एवोल्यूशन। इसी से जो है एवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रोसेसेस जिनसे यूजुअली, नॉर्मली, नेचुरली एवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब एवोल्यूशन होता है तो एवोल्यूशन में स्पेसिएशन होता है। स्पेसिएशन किसको कहते हैं? स्पेसिएशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। एक नई स्पीशीज इंडिविजुअल्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बन जाना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग वन। एक पहले से ही
पाए जाने वाली स्पीशीज से एक नई स्पीशीज वजूद में आ जाना, उसको हम कहते हैं स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मींस द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं स्पेसिएशन। ठीक है, तो स्पेसिएशन का मतलब होता है एक पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज वजूद में आना। तो ये स्पेसिएशन जो होता है, एक नई स्पीशीज वजूद में आती है। देखो एवोल्यूशन का कंसेप्ट यही है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज दुनिया में आप पाए जाते हैं, जितनी भी स्पीशीज प्लांट्स की और एनिमल्स की आप पाते हैं, ये सब प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से ही वजूद में आए हैं, एवोल्यूशन से। अंडरस्टैंड? तो एवोल्यूशन में स्पेसिएशन होता ही होता है। अंडरस्टैंड? जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा वेरिएशंस होती है तो अल्टीमेटली टाइम के साथ साथ वो बदलते रहते हैं और नई स्पीशीज बनती रहती है। जिस तरह इंसानों की कई स्पीशीज जो है पाई जाती थी। अंडरस्टैंड? लेकिन अब जो है आज के सिर्फ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स होमो सैपियंस पाए जाते थे, वरना होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, वो सब जो है वो इंसान स्पीशीज दुनिया में रहते थे। ठीक है, उनसे ही जो है हम वजूद में आए हैं इवॉल्व होकर। ठीक है, अदरवाइज वो आज नहीं पाए जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आज मॉडर्न मैन पाया जाता है। तो ये उनसे जो हम वजूद में आए हैं, दिस कॉल्ड स्पेसिएशन। एक पुरानी स्पीशीज से एक नई स्पीशीज वजूद में आ जाना। ठीक है, स्पेसिएशन जो है, स्पेसिएशन कैसे होता है? इट ऑकर्स ड्यू टू, वही मैंने अभी कहा, अगर आपके एग्जाम में आया स्पेसिएशन किसको कहते हैं और स्पेसिएशन कैसे हो जाता है। ठीक है, तो आपको लिखना इट ऑकर्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा ये होता है ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ये कुछ फैक्टर्स है जो स्पेसिएशन कराते हैं। नंबर 3 रिप्रोडक्टिव isolation, reproductive isolation, and number 4 genetic drift. These are some of the processes which led to speciation. तो वक्त के साथ साथ स्पेसिएशन होता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉपुलेशन एक जगह पर थी, उस पॉपुलेशन के बहुत सारे इंडिविजुअल्स वहां से उठ के किसी दूसरी जगह चले गए, अब उनका एनवायरनमेंट भी अलग हो गया, अब ज्योग्राफिकली वो आइसोलेट हो गए, उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो गया, है ना। जो चली गई वो सेक्ट ने अपने जीन्स अपने साथ दिए, इनके जीन्स इधर ही रह गए, तो जीन फ्लो नहीं हुआ, जीन मिक्स नहीं हो रहे हैं। वो रिप्रोडक्टिवली भी स्लोली वो इतना दूर चले जाएंगे, उतने उनमें वेरिएशंस क्रिएट हो जाएंगे। इतने टाइम के बाद अगर उनको आप मिलाओगे भी तो वो आपस में ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, यानी वो इंटरब्रीडिंग में जो है फेल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद इनमें जो है नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर भी आया होगा, उनका एनवायरनमेंट के हिसाब से उनमें चेंजेस आए होंगे, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से उनमें चेंजेस आए होंगे, तो विद द रिजल्ट इनमें इतनी चेंजेस आई होंगी कि ये अब हर तरफ से जो है आइसोलेट हुए होंगे। ठीक है, तो ये एक नई स्पीशीज वजूद में आए होंगे, पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज, जो सेक्ट चले गए, सेक्ट पॉपुलेशन का चला गया, वो एक नई स्पीशीज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम स्पेसिएशन। क्या कहते हैं? स्पेसिएशन। तो आपका लास्ट टॉपिक जो है वो है एवोल्यूशन ऑफ मैन। इंसान जो है वो कहां से वजूद में आए हैं। ठीक है, देखो मैन जो है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जो है, एवोल्यूशन ऑफ मैन, ये जो आज के इंसान है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इंसान के अर्लीस्ट एंसेस्टर्स जो थे, फर्स्ट ह्यूमन ट्रू यानी एंसेस्टर जिनसे हम वजूद में आए हैं, वो उनको क्या कहा जाता था? रामापेथिकस। क्या कहा जाता था? रामापेथिकस। इसी रामापेथिकस में जो है वो धीरे धीरे जो है चेंज आते गए, स्पेसिएशन हुआ, तो इसी से जो है वो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स जो है वो वजूद में आ गए। अंडरस्टैंड? इंसान जो आज का ह्यूमन बीइंग है, जिसको हम बोलते हैं होमो
सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस, इसका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, स्पीशीज सब स्पीशीज, अंडरस्टैंड। देन दिस होमो सैपियंस सैपियंस जो है ये इसी रामापेथिकस जो एंसेस्टर था इसी से जो है वजूद में आया है, लेकिन बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट जो है ह्यूमन टाइप्स भी आ गए। रामापेथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपेथिकस अमेरिकन्स है, उसके बाद जो है और भी जो है इंटरमीडिएट टाइप्स आए थे, जैसे होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन। उसके बाद जो है मॉडर्न मैन जो है वो वजूद में आ गया, अंडरस्टैंड। तो कहा जाता है कि इंसान जो है, इंसान humans have been evolved from, humans have been evolved from, ये इवॉल्व हो गए from ape like ancestors, ठीक है। ये जो रामापेथिकस था ये एप जैसा था, एप लाइक एंसेस्टर्स। इसी एप जैसे एंसेस्टर से आज के सभी जितने मॉडर्न वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, यहाँ गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, लंगूर है, जितने भी बंदरों की किस्म आप देखते हो वो सब इसी एंसेस्टर से जो है वजूद में आ गए। एक एवोल्यूशन हो गया उसको, जिसको हम कहते हैं ब्रांचिंग टाइप एवोल्यूशन। एवोल्यूशन दो किस्म का होता है, लेडर टाइप है, ब्रांचिंग टाइप। एक होता है स्टेप वाइज एवोल्यूशन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता गया इनको, ठीक है, एक स्पीशीज को आगे क्या होता गया, तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज लेडर टाइप एवोल्यूशन। दूसरा होता है ब्रांचिंग टाइप एवोल्यूशन, एक ही जैसा एंसेस्टर लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में उससे डिफरेंट एवोल्यूशंस का जो है, सॉरी, डिफरेंट स्पीशीज का वजूद में आना, दैट्स कॉल्ड ब्रांचिंग टाइप ऑफ एवोल्यूशन। तो कहा जाता है कि ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व हुए हैं एप लाइक एंसेस्टर्स से। ये एप जैसे एंसेस्टर्स 20 मिलियन इयर्स अगो दुनिया में जो है रहते थे, अंडरस्टैंड। इंसानों को, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स को इन दुनिया में कुछ ही जो है कुछ हजार साल से है जो है रह रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो कुछ हजार साल से जो है मॉडर्न ह्यूमन बींग्स दुनिया में है, अलबत्ता इनके एंसेस्टर जो थे वो 20 बिलियन साल पहले दुनिया में रह रहे थे। देखो इतना टाइम था, 20 मिलियन साल पहले, फिर कुछ हजार साल पहले, इसमें फर्क जो है बहुत ज्यादा है। इतने में जो है ये इंसान इवॉल्व होता गया, चेंज होता गया और मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जो है वो बनता गया, अंडरस्टैंड। तो हमारा एंसेस्टर पहले 4 टांगों पे चलता था, धीरे धीरे वो 2 टांगों पे चलने लगा, उसका टेल हुआ करता था, पूरी जिस्म के ऊपर बाल हुआ करते थे, धीरे धीरे वो खत्म होने लगे और जो है उसके स्कल में चेंज आया, जबड़े में चेंज आया, नाक में चेंज आया, उसका नाक चिपटा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे ये रेस हो गया। आज भी आप देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं जिनका नोज जो है चिपटा हुआ थोड़ा होता है, अंडरस्टैंड। दैट्स वो कैरेक्टर है हमारे एंसेस्टर्स का, वो कभी तो आ जाएगा ही ना। तो वो जो है धीरे धीरे चेंज होती गई, बालों में चेंज आई, शेप में चेंज आई, शक्ल में चेंज आई, रंग में चेंज आई, अंडरस्टैंड। तो इस तरह ये जो है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जो है वजूद में आ गया, ठीक है। तो कहा जाता है कि पहले इंसान, पहले होमो सैपियंस जो है वो जो है वो आए थे अफ्रीका से, अंडरस्टैंड। द अर्लीस्ट humans were found in अफ्रीका, हैं? अफ्रीका से जो है ये वजूद में आए थे, अफ्रीका में आए थे पहले, फिर अफ्रीका से ये हर एक कंटिनेंट में जो है वो स्प्रेड होते गए, हैं? ऑल अदर कंटिनेंट्स, इनका जो मूवमेंट हुआ तो ये बाकी कंटिनेंट्स में भी चले गए, अंडरस्टैंड। तो वहां पहुंचे, ठीक है। तो इस तरह जो है अर्लीस्ट जो ह्यूमन बीइंग्स जो होमो सैपियंस है, कहा जाता है कि वो अफ्रीका में वजूद में आए थे इन्हीं एप जैसे एंसेस्टर्स से थ्रू मैनी इंटरमीडिएट स्पीशीज, ठीक है। इंटरमीडिएट स्पीशीज बहुत सारी थी, है? तो और फिर जो है ये डिफरेंट एनवायरमेंट्स में गए और इस तरह इनका स्किन कलर जो है उसी तरह मॉडिफाई होता गया। जैसे आप देखते हैं व्हाइट्स है, गोरे हैं, अंडरस्टैंड, कुछ लोग काले होते हैं, जैसे अमेरिका में
बहुत सालों से जो है व्हाइट्स और ब्लैक्स की लड़ाई चल रही थी, तो वहां पर व्हाइट्स भी आज पाए जाते हैं, ब्लैक्स भी पाए जाते हैं। वेस्ट इंडीज में देखो आप ब्लैक्स पाए जाते हैं, जिम्बाब्वे में, यहाँ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स एंड डिफरेंट ह्यूमन रेसेस जो है ये वजूद में आई थी इसी अफ्रीका से। हाँ, तो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स जो आए थे पहले वो अफ्रीका में ही आए, उसके बाद वो दूसरे कंटिनेंट्स में स्प्रेड हो गए। तो दूसरे कंटिनेंट्स में यानी एशिया में, अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप वगैरह सब में फैलते गए। अंडरस्टैंड? तो उसके बाद जो है हर एक जगह पर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस होने की वजह से इनका जो है डिफरेंट स्किन कलर बनता गया। अंडरस्टैंड? और डिफरेंट इनका टेक्सचर भी जो है बनता गया। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये मॉडिफाई होते गए, ठीक है। बट स्पीशीज एक ही है आज की, जिसको हम कहते हैं होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस। तो स्पीशीज एक ही है, एक ही टाइप है ये, बट जो है अलग अलग स्किन कलर्स के जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप के पाए जाते हैं, बट अदरवाइज स्पीशीज जो है वो एक ही है। तो इंसान जो है वो कहां से वजूद में आए हैं? इन्हीं एप जैसे एंसेस्टर्स से, ठीक है। 20 मिलियन साल पहले की बात है जब ये एप जैसा एंसेस्टर हुआ करता था, धीरे धीरे वो मॉडिफाई होता गया, चेंज होता गया, तो उसने सभी आज के बंदरों को और सभी जो है वो इंसानों को जो है उसी जो है वही उसी से वजूद में आ गए। तो पहले ट्रू ह्यूमन बींग्स, इंसान जैसे हम जैसे जो थे वो अफ्रीका में आए थे, अफ्रीका से वो स्प्रेड होते गए दूसरे कंटिनेंट्स में। तो इस तरह वो अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्किन कलर्स के हो गए, डिफरेंट ह्यूमन रेसेस के हो गए विद द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ साथ, एनवायरमेंट के हिसाब से। अंडरस्टैंड? जैसा उनका एनवायरमेंट था वैसा उनका कलर भी हो गया और उस तरह का उनका डिजाइन भी हो गया। अंडरस्टैंड? बट प्रैक्टिकली सभी ह्यूमन बींग जो आज के रहते हैं एक जैसे ही स्ट्रक्चर है उनका, एक जैसे ही बॉडी पार्ट्स है उनके, चाहे मेल्स है फीमेल्स है, सबके एक जैसे बॉडी पार्ट्स है, फर्क कोई नहीं है, बट अब जस्ट स्किन कलर में, लैंग्वेज में, बाकी में इसमें फर्क है। अदरवाइज सब के सब एक ही स्पीशीज है जो पहले अफ्रीका में रहते थे, वहीं से इवॉल्व होकर वहीं से आप स्प्रेड होकर जो है बाकी कंटिनेंट्स में फैल गए, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट नंबर 4। कल हम लेंगे यूनिट 5।